जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि पीपीएससी ने लेक्चरर ज़ूलॉजी का फ़ाइनल रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया और उसके मुताबिक जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सेकंड पोजीशन बनी है ऑल ओवर दी पंजाब, और सरगोदा डिवीज़न से मेरी फ़र्स्ट पोजीशन है क्योंकि मैं सरगोदा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। तो इस सिलसिले में मेरे बहुत से जानने वाले और जो लोग मुझे नहीं भी जानते थे डिफरेंट ग्रुप्स में, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप जो है वो अपना ज़ूलॉजी का एक्सपीरियंस शेयर करें इंटरव्यू का, कि किस तरह से आपने क्वेश्चंस के आंसर्स दिए थे। तो इससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि मैं एक लेबर ऑफ़िसर की पोस्ट के लिए भी रिसेंटली रिकमेंड हुआ हूँ। उसका भी मैंने इंटरव्यू का जो एक पूरा प्रोसीजर था, जो एक पूरी मेरे से जो इंटरव्यू लिया गया था, उसको मैंने शेयर किया था। आप लोग देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी मैंने दे दिया है, वो भी आप उसको जाके देख सकते हैं। तो चलिए जी, चलते हैं अपने लेक्चरर ज़ूलॉजी के इंटरव्यू की तरफ। तो 15 अप्रैल को मेरा इंटरव्यू हुआ, फैसलाबाद में ही था। पहले वाला इंटरव्यू भी जो है वो भी फैसलाबाद में हुआ। तो इसमें पहले की तरह 3 मेंबर ही थे, चेयरमैन साहब थे, और चेयरमैन जो हैं वो डॉक्टर अजमल ख़ान थे। उनके अलावा उनकी जो राइट साइड थी, यानी जो मेरी लेफ़्ट साइड थी, वहाँ पर उनके एडवाइज़र मौजूद थे। और उनकी जो लेफ़्ट साइड है, जो मेरी राइट साइड है, वहाँ पर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जिनको हम डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, वो मौजूद थे। और फर्स्ट नंबर पे लकीली मेरी बारी थी। पहली ही टर्न में जो है वो मैं जब उनके सामने जो है वो आया, तो बड़े एक खुशगवार मूड में थे। बड़ा एक जो एटमॉस्फेयर थी रूम की बड़ी अच्छी थी, और उस दिन प्रोबेबली मौसम भी बहुत अच्छा था, मौसम भी बहुत प्यारा था। तो फ़र्स्ट एक्सपीरियंस आपको पता ही होता है कि जो फ़र्स्ट इम्प्रेशन होता है उसमें बंदे के साथ क्या होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अच्छा था। तो जो पहला क्वेश्चन किया चेयरमैन साहब ने मेरे से, अच्छा मैं बता दूं, ये 11:15 पे आई थिंक जो है, ये मैंने इसको नोट किया हुआ है, 11:15 AM पे ये मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ है, और आलमोस्ट 11:30 AM तक जो है ये इंटरव्यू चला है। यानी आप कह सकते हैं कि इसमें 15 मिनट्स का ये इंटरव्यू था, उसकी ड्यूरेशन थी। अच्छा जी, पैनल चेयरमैन का मैंने बता दिया है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था, अब आप कहेंगे कि इंट्रोडक्शन का होगा, लेकिन थोड़ा सा वो हट के था, रूटीन से हट के था। उन्होंने मुझे जाते ही जो है मुझसे कहा कि स्पीक अबाउट योर डिग्रीज़, मतलब कि होता है ना कि एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन। तो मैं थोड़ा सा ट्राई कर रहा था इंट्रोडक्शन देने की। मैंने कहा इसका मतलब है इंट्रोड्यूस करवाना है अपने आप को। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप बस हमें अपनी डिग्रीज़ के बारे में बता दें जो रिसेंटली आपने एक्वायर की हैं। तो मैंने उनको बीएस किया है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से। तो उसके बाद उन्होंने पूछा कि सीजीपीए जो भी था, मैंने मार्क्स भी बताए, मैंने ईयर भी बताया कि 2019 में जो है ये मेरा बीएस जो है, बीएस ऑनर्स जो है कंप्लीट हुआ था। अच्छा, उसके बाद उनका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आपने कभी पढ़ाया है, यानी ये उर्दू के अंदर ही बात हो रही थी। तो मैंने कहा कि मैं सर जो है वो 4 साल से पढ़ा रहा हूँ, रिसेंटली भी पढ़ाया है, पहले भी पढ़ाया है। तो कहते कहाँ पे पढ़ाया है आपने, मतलब एज अ टीचर आपने कहाँ पे परफॉर्म किया है। मैंने कहा कि सर मैंने एज अ सीटीआई परफॉर्म किया है गवर्नमेंट मिलिट्री डिग्री कॉलेज फैसलाबाद में, वहाँ पे मेरी एक इंटर्नशिप रही है। उसके अलावा मैंने एकेडमीज़ में भी पढ़ाया है, मैंने होम ट्यूशन्स में भी पढ़ाया है। तो फिर उनका क्वेश्चन था कि आपने जो है किस क्लास को टीच किया है। मैंने कहा कि सर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जो है उसको टीच किया है मैंने। और फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा आपने कौन सा सब्जेक्ट जो है वो उनको पढ़ाया है। मैंने कहा सर बायोलॉजी जो है वो मैंने मोस्टली जो है एकेडमीज़ में भी, और जो कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज उसमें भी मैंने बायोलॉजी पढ़ाई है। तो उसके बाद जो उनका क्वेश्चन था, अब क्योंकि मुझे सारा सिनेरियो एज़ इट इज़ याद नहीं है, तो मैंने उस क्वेश्चंस को नोट किया हुआ है। तो जैसे मैंने आपको बताया है कि 15 अप्रैल था, तो और 16 अप्रैल को मेरी बर्थडे थी, मतलब कि मेरी 24 साल की उम्र होने वाली थी, हो जानी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा था व्हाट्स योर एज। मैंने कहा सर ऑलमोस्ट 24 ईयर्स।
तो उन्होंने कहा कि आपकी बर्थडे कब है। मैंने कहा सर 16 अप्रैल को है। तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा आज 15 अप्रैल है, तो कल यानी कि आपकी बर्थडे है, तो आप कितने सालों के हो जाएंगे 16 अप्रैल को। तो मैंने कहा कि सर 24 ईयर्स का हो जाऊंगा, 1997 है 16 अप्रैल। तो उसके बाद जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था कि हैव यू एनी एक्सपीरियंस, वो तो मैंने आपको बता दिया है, एनी एक्सपीरियंस इन टीचिंग। क्वेश्चन था कि वाई यू वांट टू बिकम लेक्चरर, आप लेक्चरर क्यों बनना चाहते हैं। तो ये इस क्वेश्चन को भी मैंने थोड़ा बहुत प्रिपेयर किया हुआ था। तो मैंने उनको बताया कि सर दैट इज़ अ नोबल प्रोफेशन एंड एज आई हैव बिन टीचिंग in different vicinities, in different locations, so I want to teach, I want to continue it। मतलब जो उस माहौल के अंदर, जो उस एटमॉस्फेयर में मुझे जो सूटेबल क्वेश्चन लगा, जो आंसर लगा, मैंने उनको बता दिया। ठीक है, तो वो सेटिस्फाई हो गया, मुझे भी शो हो गया कि ये सेटिस्फाई हो गए। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, उन्होंने मेरे ख्याल में इसके बाद उन्होंने क्वेश्चंस जो हैं वो नहीं किए, उन्होंने मुझे रेफ़र कर दिया था अपने जो उनके एडवाइज़र थे, जो उनकी राइट साइड पे बैठे थे और मेरी लेफ़्ट साइड पे बैठे थे। तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, ज़ूलॉजी में किस फील्ड के अंदर आपका इंटरेस्ट है। तो मैंने कहा कि सर वाइल्ड लाइफ है, उसके अलावा इकोलॉजी है, फ़िशरीज़ है, इनमें मैं मोस्टली जो है मेरा इंटरेस्ट रहा है और इनको मैं ज़्यादा पढ़ता हूँ। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन जो उन्होंने मुझसे किया था, तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव फ़िश कल्चर, ये उनका फर्स्ट क्वेश्चन था कि इसमें आप अपना जो है वो हमें डिफरेंस बताएं। तो मैंने उनको बताया था कि जो एक्सटेंसिव फ़िश कल्चर होता है उसमें लो स्टॉकिंग डेंसिटी होती है, उसमें आपकी जो लेबर है उसकी कॉस्ट नहीं आती, और उसके अंदर जो है वो मैन पावर कम रिक्वायर होती है। ठीक है, उसमें लेकिन जो हमें आउटपुट मिलती है वो भी कम होती है। जबकि अगर हम इंटेंसिव में देखें तो स्टॉकिंग डेंसिटी ज़्यादा होती है और उसकी केयर भी ज़्यादा करनी पड़ती है, और वहाँ पे हमें फर्टिलाइज़र्स और इस तरह की चीज़ें जो हैं वो भी मोस्टली यूज़ करनी पड़ती हैं और कॉस्ट भी ज़्यादा आती है। तो फिर उन्होंने कहा कि ये आप स्टॉकिंग डेंसिटी की बेस पे बात कर रहे हैं। मैंने कहा यस सर, उसकी बेस पे ही है, और बाकी भी इसमें जो है वो डिफरेंसेस पाए जा रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, नेक्स्ट उन्होंने पूछा कि हाउ मैनी नेशनल पार्क्स आर इन पाकिस्तान। तो उसका मैंने जवाब दिया मेरे मुताबिक जो मुझे लगा, कि मैंने कहा कि सर आलमोस्ट 17 नेशनल पार्क्स हैं। अब ये कोई एक ख़ास डिजिट नहीं है पाकिस्तान में, किसी जगह पे 34 नेशनल पार्क्स आ रहे हैं, किसी पे 20 आ रहे हैं, क्योंकि मैंने अपनी एक बुक में जो है वो 17 का पढ़ा था, तो मैंने एज इट इज़ जो है वो उनको ये बता दिया। अच्छा, तो उसके बाद जो है उधर ही नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने मुझसे किया, चेयरमैन साहब ने इंटरप्ट कर दिया उसमें ना, मतलब मोअज़्ज़ज़ चेयरमैन जो हैं उन्होंने ख़ुद क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया, हालांकि वो जो एडवाइज़र थे उनके वो पूछ रहे थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप ये बताएं कि जो मारखुर है वो कौन से नेशनल पार्क में पाया जाता है। अब एक इंटरव्यू का आप समझ सकते हैं कि एक प्रेशर भी होता है, और जब आपकी बारी भी जो है वो फ़र्स्ट पे हो और आप फर्स्ट पे जा रहे हो तो थोड़ा बहुत उस पर इम्पेक्ट पड़ता है। तो मैंने उनको बताया कि सर मुझे नेशनल पार्क का तो आइडिया नहीं है, लेकिन वो गिलगित बल्तिस्तान में है, उसके नेम का मुझे नहीं पता। तो उन्होंने कहा कि ये खुंजराब नेशनल पार्क है। मैंने कहा यस सर यही है, मुझे भूल गया था, मैंने कहीं पढ़ा था। ठीक है, तो उन्होंने फिर मुझसे क्वेश्चन जो है वो डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव ने सॉरी जो एडवाइज़र थे उन्होंने फिर क्वेश्चन मुझसे किया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन थ्रेटन्ड स्पीशीज़ एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज़। तो उसको भी मैंने इजीली कॉम्प्रीहेंड किया, उसका मैंने जवाब दिया। तो फिर जो चेयरमैन साहब थे उन्होंने फिर इंटरप्ट किया और उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा आप जो है वो कुछ स्पीशीज़ की एग्जांपल्स दें, आप बताएं कि कौन कौन सी जो है वो इसमें थ्रेटन्ड हैं और कौन सी पाकिस्तान में जो है वो इंडेंजर्ड हैं। प्रोबेबली उसमें एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ का भी शायद पूछा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। ठीक है, तो मैंने उनको उसमें डिस्क्राइब किया, मैंने उनको बताया, कॉमन नेम्स जो थे वो मैंने उनको बता दिए। तो उन्होंने कहा कि आप इसके साइंटिफिक नेम्स बताएं।
क्योंकि आप एज अ जोलॉजिस्ट यहाँ पे आए हैं तो आप इसके साइंटिफिक नेम बताएं। तो एज़ इट इज़ जो है वो मुझे साइंटिफिक नेम नहीं याद थे, तो मैंने सॉरी कह दिया। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आपको पता होना चाहिए। मैंने कहा सर मैंने पढ़े हैं लेकिन मुझे अभी इनका आइडिया नहीं हो रहा, तो इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। ठीक हो गया। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि आप कंटिन्यू करें, जो उनके एडवाइज़र थे। तो फिर उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया, फिर से मुराद ये है कि कोई ये अब ऐसे ही नहीं हुआ। ठीक है, मतलब मैं कुछ चीज़ें जो है वो आगे पीछे भी बता रहा हूँ, लेकिन सीक्वेंस आलमोस्ट जो है वो आप कह लें 90% वही है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आर्ट इकोलॉजी एंड साइन इकोलॉजी, ये एफएससी में है सेकंड ईयर में पंजाब टेक्स्ट बुक में। तो इसका नॉर्मल सा आंसर बनता है कि जब हम एक पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं तो वो आर्ट इकोलॉजी होती है, जब हम डिफरेंट पॉपुलेशन को स्टडी करते हैं तो वो साइन इकोलॉजी होती है। तो वो जो मुअज़्ज़िज़ एडवाइज़र साहब थे, प्रोफेसर साहब थे, उन्होंने मुझसे कहा कि ये पूछा कि ये हम स्पीशीज़ की बेस पे करते हैं या पॉपुलेशन की बेस पे। तो मैंने उनको बताया कि ये सर पॉपुलेशन की बेस पे किया जाता है, स्पीशीज़ की बेस पे हम स्टडी नहीं करते, जो आर्ट इकोलॉजी या साइन इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो था मैंने आपको बता दिया, इंडेंजर्ड स्पीशीज़ एंड थ्रेटन्ड स्पीशीज़। अच्छा, उसके बाद जो है वो बारी आई जो डिपार्टमेंट रिप्रेजेंटेटिव थे, जो मेरी राइट साइड पे बैठे हुए थे और उनकी लेफ़्ट साइड पे बैठे हुए थे, प्रोबेबली वो प्रोफेसर थे। और उन्होंने मुझसे पहला क्वेश्चन जो है वो किया, व्हाट इज़ बायोजियोग्राफी। ठीक है, मतलब ये अब सारी क्वेश्चंस जो हैं ये इंग्लिश में थे, कुछ थोड़ी बहुत जगहों पे जो है वो उर्दू का यूज़ हुआ था, लेकिन मोस्टली जो है इंग्लिश में ये सारी चीज़ें पूछी गई थी मुझसे। अच्छा, तो मैंने उनको बायोजियोग्राफी का बताया कि सर दिस इज़ बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑन द प्लैनेट अर्थ। तो क्योंकि बायोजियोग्राफी है तो फिर उन्होंने मुझसे कहा कि जू जियोग्राफी क्या होती है। तो जू जियोग्राफी स्पेसिफाई हम कर देते हैं एनिमल्स के लिहाज से। तो मैंने कहा कि जब हम सिर्फ एनिमल्स को स्टडी करेंगे तो वो जू जियोग्राफी होगी, मतलब उनकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, किन किन रीजन्स पे पाए जाते हैं। तो उसी से रिलेटेड जो है वो उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन कर दिया कि व्हाट आर जू जियोग्राफिकल रीजन्स। तो मैंने उनको ये भी बताया कि अकॉर्डिंग टू डिफरेंट स्पीशीज़, अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स ऑन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द अर्थ, the earth is divided into certain segments or certain regions like those of continents। तो फिर उन्होंने वहाँ पे मुझे इंटरप्ट किया कि नहीं, कॉन्टिनेंट तो और चीज़ होती है, रीजन क्या है। मैंने कहा सर रीजन जो है वो हम इसी की जो जू जियोग्राफिकल रीजन है वो एनिमल्स की बेस पे करेंगे। तो फिर उन्होंने मुझसे उनके नेम्स पूछे कि आप इनके नेम्स बता दें, तो मैंने उनके 6 जो रीजन्स थे उनके नेम बता दिए। तो उसके बाद जो क्वेश्चन हुआ कि इन विच रीजन पाकिस्तान लाइज, मतलब पाकिस्तान कौन से रीजन में फ़ॉल करता है। तो मैंने कहा कि सर जो वेस्टर्न बलूचिस्तान है ये जो है पैलियार्कटिक रीजन में फ़ॉल करता है, और बाकी जो है वो पाकिस्तान का जो पोर्शन है वो ओरिएंटल रीजन में आता है। ठीक हो गया, ये उनको मैंने बताया जो मेरी समझ में उस टाइम आ रहा था। फिर उन्होंने क्वेश्चन किया कि व्हाट आर फीरल एनिमल्स। फीरल एनिमल्स क्या होते हैं। मैंने कहा कि सर जो डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, अब ये इंग्लिश के अंदर ही था कि दोज एनिमल्स दैट बेसिकली लिव इन डोमेस्टिक कंडीशंस, इन हाउस होल्ड कंडीशंस, बट दे इवेंचुअली एस्केप and move to the wild environment, these are known as feral animals। मतलब वो जो escape कर जाएं और उसके बाद जो है वो आगे चले जाएं तो वो feral animals होते हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन करने लगे, तो उन्होंने कहा अच्छा ये तो चीज़ें पूछ ली हैं। तो उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे किया, व्हाट इज़ हाइपोफाइजेशन। अब ये हाइपोफाइजेशन जो है ये एक फ़िशेज़ के अंदर ये एक टेक्निक पाई जाती है, और इसके मुताबिक आपको पता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसमें से मटेरियल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और उसके बाद जो है वो उनकी ब्रीडिंग जो है की जाती है। तो उसमें फिर मैंने ना उनको थोड़ा सा चेयरमैन साहब की तरफ देखा, तो मैंने कहा कि सर आई वांट टू एलैबोरेट इट फर्दर। तो उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया कि जी आप करें, इसको एलैबोरेट करें। तो उसमें मैंने उनको बताया कि जी एंडोक्राइन, सर एक एंडोक्राइन कैस्केड का प्रोसेस होता है, ये ह्यूमन बीइंग्स में भी मतलब जो एक एंडोक्राइन ग्लैंड है वो रोल प्ले करता है, उसी के मुताबिक एफएसएच, उसी के मुताबिक एस्ट्रोजन और जो है वो टेस्टोस्टेरोन और ये सारी चीज़ें जो हैं वो रिलीज़ होती हैं।
ठीक है, तो उन्होंने बड़ा मुझे इस जगह पे अप्रिशिएट किया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो था व्हाट इज़ थ्योरी ऑफ लैंड ब्रिजेस। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेयरमैन साहब ने जो है वो मुझे प्रेशराइज़ करने की कोशिश की कि आप ज़्यादा डिटेल में ना पढ़ें, आप बस थोड़ा सा इसको बता दें और बस करें इसको। ये मतलब कि शॉर्ट टर्म में जो है वो उसको बताना था लैंड ब्रिजेस का। तो अब जो चेयरमैन साहब ने बाकी क्वेश्चंस किए, मोस्टली क्वेश्चन जो थे वो चेयरमैन साहब ने मुझसे किए, अजमल ख़ान साहब ने। तो कुछ क्वेश्चन उन्होंने स्टार्ट में भी किए थे, कुछ क्वेश्चन उन्होंने एंड पे भी किए, कुछ क्वेश्चन जो है वो उन्होंने मिड में भी जो मुअज़्ज़ज़ मेंबर्स थे बाकी उनको भी इंटरप्ट किया उन्होंने, वो उनकी एक अपनी स्ट्रेटजी थी। तो उसमें से अब मैं चलता हूँ इनके नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो उन्होंने क्वेश्चन किया कि व्हाट आर जंपिंग जीन्स, जंपिंग जीन्स क्या होते हैं। तो ये भी इंग्लिश में ही चल रहा था इंटरव्यू। तो मैंने कहा कि सर जंपिंग जीन्स आर दोज दैट डोंट हैव अ स्पेसिफिक लोकस और द लोकाई, दैट इज़ द पोजीशन ऑफ जीन्स ऑन द क्रोमोसोम्स, सो दे मूव ऑन हॉपिंग फ्रॉम वन प्लेस टू दी अनदर। तो ये दीज आर कॉल्ड जंपिंग जीन्स। ठीक हो गया। उसके बाद इसी जेनेटिक्स में से उनका क्वेश्चन था कि व्हाट आर मेंडेलियन लॉज, मेंडेलियन लॉज। तो मैंने कहा सर दीज आर बेसिकली टू लॉज, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करें, आप इनको एक्सप्लेन करें वन बाय वन। तो मैंने एक्सप्लेन किया। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि ये जो फिनोटिपिक रेशियो होती है F2 जनरेशन में वो कितनी है। अब अगर आप इसमें क्रॉस को देखें ना तो उसमें इसमें 3:1 भी होती है, और फिर जब हम F2 में जाते हैं तो उसमें 9:3:3:1 होती है, और वो उसमें बताता है कि होमोजाइगस डोमिनेंट कितने हैं, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट कितने हैं, और होमोजाइगस रिसेसिव कितने होते हैं। तो उन्होंने इस पे थोड़ा सा मुझे कहा कि आप इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करें कि किस तरह से आपने ये बनाई है 9:3:3:1। तो मैंने उनको बताया जो अभी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, उसके बाद उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था मेरे से व्हाट इज़ सेंट्रल डोगमा। मैंने कहा सर दिस इज़ द बेसिक प्रोसेस इन विच द इंफॉर्मेशन from the nucleus, basically the DNA of the nucleus moves towards the RNA, specifically messenger RNA, and this process when the messenger RNA is formed from the DNA, that is double stranded molecule, and this double stranded molecule DNA is changed into, is replicated into, is transformed into single stranded RNA molecule. This is called transcription, and when the information moves in the form of genetic code from a messenger RNA to make proteins, this is called translation, and the whole process is called as central dogma। तो इसी तरह से तकरीबन आलमोस्ट जो है वो मैंने उनको इसका रिप्लाई किया। तो उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन किया कि नेम योर फेवरेट बायोलॉजिस्ट। तो अनकॉन्शियसली जो है वो मैंने चार्ल्स डार्विन का नाम ले दिया। अच्छा, एक यहाँ पे फ़नी बात हो गई, मेरे मुंह से जो है वो चार्ल्स डार्विन निकल गया। अक्सर लोग पढ़ते भी हैं, चार्ल्स भी पढ़ लेते हैं, मैं तो मोस्टली चार्ल्स ही पढ़ता हूँ। मैंने जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको यही पढ़ाया, लेकिन वहाँ पे अनकॉन्शियसली जो है वो मैंने उनको जो है वो चार्ल्स बोल दिया। तो उन्होंने कहा कि खुदारा ये ना पढ़ाइएगा बच्चों को, चार्ल्स होता है। तो ये एक थोड़ा सा मोमेंट था जो कि वो मेरा कॉन्फिडेंस चेक कर रहे थे जिस तरह से भी है। मैंने कहा जी सर ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि व्हाट इज़ कंट्रीब्यूशन ऑफ डार्विन इन एवोल्यूशन। उनकी एवोल्यूशन क्या है हमें बस आप 30 सेकंड्स में बताएं। यू हैव जस्ट 30 सेकंड्स। इंट्रोडक्शन में भी जो डिग्री वाला है ना तो उसमें भी उन्होंने मुझे 30 सेकंड्स का बोला था। तो मैंने उनको बताया कि सर मेंडल इज़ बेसिकली फादर ऑफ एवोल्यूशन, ही प्रेजेंटेड थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन and he wrote a book on the origin of species by means of natural selection in November 1859. His basic emphasis was on natural selection and survival for the fittest and struggle for the existence. तो उसके बाद जो है इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ व्हाट इज़ डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, कि डाइवर्जेंट एवोल्यूशन क्या है। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि इसको रहने दें, आप इसको एक्सप्लेन ना करें, आप हमें जो है वो इसकी एग्जांपल्स बता दें। तो मैंने उनको बताया कि जो 4 लिम्स होते हैं, सॉरी विंग्स नहीं लिम्स होते हैं, जितने भी मैमल्स हैं वो बेसिकली डाइवर्जेंट एवोल्यूशन की एग्जांपल्स हैं। तो उसके बाद अब जो लास्ट क्वेश्चन था तो वो थोड़ा सा जो है वो लीन किए आगे की तरफ इस तरह से।
तो उन्होंने जो है वो फरमाया कि चलें अब आपसे एक जनरल क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो मुझे ये लगा कि शायद जो है वो जनरल नॉलेज का क्वेश्चन जो है वो पूछेंगे, क्योंकि पूरे इंटरव्यू में जो है वो कोई जनरल नॉलेज से रिलेटेड कोई क्वेश्चन जो है वो कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो उन्होंने फिर मुझसे क्वेश्चन ये किया कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ सर्वाइकल वर्टिब्री इन मैन, माउस एंड ह्यूमंस। इन तीनों में सर्वाइकल वर्टिब्रीज कितनी होती हैं। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी था, लेकिन मैंने क्योंकि बार बार इसको पढ़ा हुआ था, और मैमल्स जितने भी होते हैं उनमें आलमोस्ट 7 वर्टिब्री होती हैं। तो मैंने उनको जवाब दे दिया कि सर दे ऑल हैव 7 वर्टिब्री एज दीज आर मैमल्स। तो ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था। उसके बाद मुझे उन्होंने कोई शाबाश और कोई इस तरह की चीज़ उन्होंने नहीं कही। उन्होंने कहा ठीक है बेटे, थैंक यू, आप जा सकते हैं। तो दैट वाज ऑल अबाउट माय इंटरव्यू, जिसमें अब मेरी सेकंड पोजीशन बनी। तो अगर मैं इसमें अपने इंटरव्यू को असेसमेंट करूँ इसकी, तो एक दो जगहों पे थोड़ा बहुत मुझे आप कह लें कि परेशानी सी हुई, लेकिन मैंने उसको कवर कर लिया। मैंने उसको कॉन्फिडेंट वे में, क्योंकि एक्सपीरियंस हो गया। ये तीसरा इंटरव्यू था मेरा पीपीएससी का। उससे पहले मैनेजर ऑफ और लेबर ऑफिसर का इंटरव्यू हुआ था। तो एक लेबर ऑफिसर का सक्सेसिव इंटरव्यू था, तो सक्सेसफुल इंटरव्यू था। तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा एक कॉन्फिडेंस था कि मैं इसको भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो उसमें जब मैं जैसे ही बाहर आया तो फिर मैंने इन क्वेश्चंस को भी नोट किया, और ये सारी चीज़ें जब मैंने देखी तो उसके बाद मुझे आइडिया हो गया था कि मेरा जो है ना नाम आ जाएगा लिस्ट में। और अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड पोजीशन जो है वो मेरी बन गई है। हो सकता है कि इंटरव्यू में मेरे नंबर जो हैं वो सबसे ज़्यादा हों, टेस्ट में हो सकता है कम हो, ये तो अभी डीएमसी आएगी तो पता चलेगा। तो ये भी मैं व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे जो है वो बाकी चीज़ें भी शेयर आपसे कर दूंगा।